आज हम हिंदी विषय में आधुनिक काव्य, कहानी तथा व्यवहारिक हिंदी इस पुस्तक से कविता तीसरी एकलव्य से संवाद एक। यह कविता हमने पिछले बार इस कविता का अध्ययन किया था, पढ़ी थी, इसका स्पष्टीकरण सुना था। आज हम इस कविता की स्वाध्याय कृति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय सुनेंगे। अनुज लुगुन यह एक कवि है। उनका परिचय। अनुज लुगुन का जन्म 10 जनवरी 1986 को झारखंड के सिमडेगा जिले में हुआ। इनकी रचनाएं आदिवासी जीवन पर आधारित होती हैं, जो कि आदिवासी विमर्श के लिए उल्लेखनीय विषय है। वर्तमान में वे बिहार के गया जिले में स्थित दक्षिण बिहार केंद्रित विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। उन्होंने लघु कथाएं, उपन्यास, निबंध और कविताएं लिखी, लेकिन उनकी पहचान कविताओं से बनी है। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रेम, स्वतंत्रता, आदिवासी जीवन और क्रांति को विशेष बनाया है। उन्होंने अपनी पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की है। अखबार अघोषित, उलगुलान, अनायास, ऑक्सीजन, अगबानी का शोक गीत, आदिवासी, उनकी 9 परजातियां हुई, उलगुलान की औरतें, एक कविता, सहारनुरूप, एकलव्य से संवाद, एकलव्य से संवाद 1 से 5, औरत की प्रतिज्ञा का 4, ग्लोब, गरीब मंच की औरतें, गंगाराम कलुंडिया, गंगाराम कलुंडिया का आत्मकथन, गुलामगिरी, गोह की कविता, चांद चौरा का मोजी चादोरे, चिड़ियाघर में जेबरा की मौत, जूड़ा के फूल, झानू बुआ, जंगली सुअरों से फसल की रखवाली करते हुए तस्वीर, तुम अगर आओ, तुम्हारे गति और समय का अंतराल, तुम्हारे जन्मदिन के लिए बसंत के बारे में कविता, बादल बांस की गुड़िया, मदाइत महुआई, गंध, महुए चुनता हूँ, मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, मेरी माँ, मैं और भेड़िए, मैं गीत गाना चाहता हूँ, मैं घायल शिकारी हूँ, मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ भेड़िए आदमी नहीं है। यह दान का समय नहीं, यह पराश के फूलने का समय है। 1-2 रॉन्ग नंबर, रेड इंडियंस, पुनश्च तुम्हारे लिए एक धरती, दुश्मन का इलाका भरा है, लालगढ़ स अनंत प्रेम, सबसे बड़ा आश्चर्य समुद्र से लौटते हुए, ससंदिरी, सहोदर सिंगी दई, जंगल, जेल और राजा का डर, सुनो शहर के दोस्त के नाम पत्र, हमारी अर्थी शाही हो नहीं सकती, आदि अपनी चर्चित कविताएं। उन्हें वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने राष्ट्रीय मुक्ति बोध पुरस्कार से प्रदान किया था। उन्होंने 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें वर्ष 2019 में उनकी लंबी कविता बाघ और सुगंधा मुंडा की बेटी कविता के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका रचना कर्म अविरत जारी है। सबसे पहले हम कविता का सार सुनेंगे। एकलव्य से संवाद 1 अनुज लुगुन जी की बहुचर्चित कविताएं हैं। एकलव्य महाभारत का एक ऐसा चर्चित पात्र है जिसे आम जन आदर्श शिष्य के रूप में जानता आया है। वह एक ऐसा शिष्य था जिसे द्रोणाचार्य जी ने दीक्षा देने से मना किया था। फिर भी एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मानकर उनकी भ्रूण मूर्ति बनाकर उससे प्रेरणा ली। उसने धनुर्विद्या की सतत साधना की एवं लाघव प्राप्त किया। जब गुरु द्रोणाचार्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने एकलव्य से दक्षिणा मांगी। एकलव्य ने अपने गुरु की इच्छानुसार अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दक्षिणा में दे दिया, जो उनकी धनुर्निपुणता का बड़ा संबल था। लोकप्रियता के स्तर पर एकलव्य का यह प्रसंग यहीं तक सीमित है। कभी बड़े अरसे से इस बात पर सोचते हैं कि
यदि एकलव्य ने अपने गुरु को अपना अंगूठा अपनी स्वेच्छा से गुरु दक्षिणा में दे दिया था, तो वह धनुर्विद्या किस अंगुली से सीखता था? यहाँ यह दृश्यव्य है कि द्रोणाचार्य कौरव पांडव राजपुत्रों के गुरु थे और एकलव्य एक निषाद पुत्र था। वह आदिवासी बालक होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया था, लेकिन एकलव्य का जज्बा था कि वह गुरु की मूर्ति के सामने खड़े रहकर धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त करते हैं। एक सामान्य आदिवासी कहीं राजपुत्रों से श्रेष्ठ धनुर्विद न बन जाए, इस डर से द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के नाम पर एक गहरी चाल चली और एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया, ताकि वह आजीवन तीर न चला सके। आज समाज में हम इसी दोगलेपन का वास्तव चित्रण देखते हैं। हमारा प्रतिद्वंद्वी कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, इस डर से उसके रास्ते में कहीं रुकावटें पैदा कर दी जाती है। लेकिन जहाँ जीतने का जज्बा होता है और हारने का डर नहीं होता, वह किसी भी रणनीति की गहरी चालें फीकी पड़ जाती है। अंततः कवि ने यह एकलव्य से संवाद के बहाने उन तमाम आदिवासी युवाओं का चित्रण किया है जो राजनीति और रणनीति की क्रूरता का शिकार बने हैं और आज भी बन रहे हैं। एकलव्य से संवाद एक कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। एक, साहित्य सदा की युग सापेक्ष रहा है। मानवीय तथा युगीन संदर्भों में जुड़कर इस साहित्य रचनाओं के माध्यम से या तो युग को प्रभावित किया जाता है, तो वह स्वयं युग से प्रभावित हो जाता है। कवि अपनी युगश्वेता में कहता है कि नजरअंदाज नहीं किया जाता है कि वह जो देखता और अनुभवता है उसे जीवन की गतिविधियों का संवाहक माना जाता है। वस्तुतः प्रत्येक युग की मानवीय संवेदना का अपना सुगठित स्वरूप होता है, जिसका घनिष्ठ संबंध तत्कालीन साहित्य से होता है। अंततः साहित्यकार अपने साहित्य में युग चेतना को विशेष रूप से मुखरित करने का लगातार प्रयत्न करता है। एकलव्य से संवाद इस कविता में कविता का भावार्थ कहा गया है कि कविता का भावार्थ निम्न जगह पे जो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, उसका पहला है युग चेतना का यथार्थ चित्रण। प्रस्तुत कविता में काव्य और गुरु चेतना का अटूट संबंध देखने को मिलता है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कविता में मानव मन की रागात्मक अभिव्यक्ति को प्रक्षेप दिया गया है। साहित्य युग का प्रतिबिंब होता है। यह युग तथा काल के साहित्य में युगीन विशेषताओं का अंकन होता है। युग विशेषण के मूल्य के भीतर गुण परिवर्तन के साथ परिवर्तन होते रहता है और उसके बदलते आयाम साहित्यकार को प्रभावित करते हैं। युग चेतना का संबंध कवि की सृजनात्मक दृष्टि से है, जिसके सहारे वह परिवर्तित परिस्थितियों में आकर अपना उत्तरदायित्व निभाता है। साहित्यकार का युग से अटूट सरोकार होता है, वह युग दृष्टि और युग श्रेष्ठता होता है। इसीलिए युगीन समस्याओं की अभिव्यक्ति साहित्य द्वारा करता है। 2. अस्मितामूलक विमर्श। 20वीं सदी के अंतिम दशकों में आदिवासी विमर्श शुरू हुआ, जो अस्मितामूलक विमर्श है। इसके केंद्र में आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और जीवन की चिंताएं हैं। माना आज मैं है कि 1991 के बाद भारत में शुरू हुई उदारीकरण और मुक्त व्यापार की व्यवस्था में आदिम काल से संचित आदिवासियों की संपदा में शुरू हुई उदारण और व्यक्त व्यापार की व्यवस्था में कहा गया है कि विशाल एवं अत्यंत शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय एवं देशी कंपनियों ने आदिवासी समाज को उनके जल, जंगल और जमीनों से बेदखल कर दिया। इसने आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने में
विस्थापन को जन्म दिया। बड़ी संख्या में झारखंड, छत्तीसगढ़, दार्जिलिंग और इलाकों से लोग बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, कोलकाता आदि में आने को विवश हुए। इन आदिवासी लोगों के पास लोग बड़े महानगरों में थे कि न धन था और न ही आधुनिक शिक्षण था। शहरों में ही दिहाड़ी मजदूर या घरेलू नौकर बनने का बाध्य होते थे। अब विशालकाय महानगरों ने इनकी संस्कृति, लोकगीतों और साहित्य को भी निगल लिया है। नई पीढ़ी के कुछ आदिवासियों ने शिक्षा हासिल की और अवसरों का लाभ उठाकर सामर्थ्य अर्जित किया। उन्होंने सचेतन रूप से अपने समाज के सामाजिक सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाना आरंभ किया। आदिवासियों ने अपने लिए इतिहास की नई सिरे से तलाश की। उन्होंने अपने नेताओं की पहचान की, उसमें उन्होंने अपने लिए नेतृत्व का निर्माण किया। प्रस्तुत कविता में के माध्यम से कवि ने एकलव्य के बहाने समस्त आदिवासी समाज के अस्तित्व संबंध संकटों को, उसके खिलाफ जारी प्रतिरोध को स्पष्ट किया। एक अनसुलझा सवाल। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि ने एक अनसुलझा सवाल स्पष्ट किया है। सर्वविदित है कि आचार्य द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों राजपुत्रों को भीष्म के आग्रह पर धनुर्विद्या सिखाई थी। वह थी कि सेवित तनिक एकलव्य आयुष निषाद था, इसीलिए द्रोणाचार्य ने उसे दीक्षित करने से मना किया। उन्होंने एकलव्य से स्पष्ट कहा है कि मैं केवल क्षत्रिय एवं ब्राह्मण को ही दीक्षा देता हूँ। एकलव्य निश्चित रूप से इस तथ्य का पता होगा, वह स्वयं साधारण निषाद नहीं था। वह निषादों के राजा हिरण्यकशिपु धनु का पुत्र था, अर्थात वह भी एक राजपुत्र बनाने से इनकार कर दिया। आर्य अनार्य संघर्ष की लंबी परंपरा इस घटना के बहुत ही पहले से चली आ रही है। इनका विज्ञान एकलव्य को निसंदेह रहता था। इस पृष्ठभूमि में यह प्रश्न उठता है कि इन हालात ने आचार्य बनकर सत्य विक्रम एकलव्य का छल से अंगूठा करवा दिया था। इसमें गुरु का ध्येय था कि कौरव व पांडव राजपुत्रों महान योद्धा और शास्त्रास्त्रों के पारंपार बनने और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। यह उनका मन का एक भाव था। उसमें का ही चौथा उन्होंने बताया है कि आदिवासी जीवन की आलोचना। साहित्य और समाज का जो अनन्य संबंध है, जब जब समाज में शुभ और अशुभ घटित होता है, साहित्य उसे बेबाक रूप में रेखांकित करता है। प्रस्तुत कविता में आदिवासी मनुष्य के जीवन और जीवन से परे सभी दस्तावेज में इस प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि ने एकलव्य तथा समाज में जो समस्त आदिवासी समाज की पीड़ा को समझने का प्रयास किया, क्योंकि साहित्य अपने समय, इतिहास, समाज, जीवन, यथार्थ और राजनीति से कभी भी विलग नहीं किया है। उनका इन सबसे निकटस्थ अंत संबंध होता है। तभी प्रेमचंद जी ने साहित्य को जीवन का आलोचन कहा। 5. संवेदना का स्वरूप। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि ने यह कहा है कि संवेदना कभी पुरानी नहीं होती और ना ही कभी बदलती। वह मनुष्य के नैतिक बोध के साथ जुड़ी हुई होती है। जो जो मनुष्य का क्षेत्र बढ़ता है, उनकी संवेदना का क्षेत्र भी बढ़ता है, क्योंकि उसका विवेक विकसित होता है और उसकी संवेदना के साथ अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, मंगलमय और अमंगलमय, हितकारी और असामाजिक जैसे अनेक कोटियां उसके जट में समाहित होती जाती है। साहित्यकार करुणाद्र होता है और उसमें यह करुणा अपने समय की क्रूर सच्चाई से रूबरू होने पर ही पैदा हो जाती है। जो जो समाज में अमानवीयता बढ़ती है, क्यों तो साहित्यकार
संवेदनशील होकर आदिवासी समाज के ज्वलंत मुद्दों को अपनी लेखनी का विषय बनाने में सफल होता है। 6 है औपनिवेशिक भारत का चित्रण। यूतर अनुज डुगन ने हिंदी कविता के परिसर को अपनी प्रश्नाकुल उपस्थिति से समृद्ध किया है। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की अस्मिता और संघर्ष से बनी रहती है। इसमें उत्तर औपनिवेशिक भारत में रह रहे हमेशा की पीड़ा और सभ्यागत अलगाव की तेज आती है। यह ऐसा मनुष्य अरण्य है जो लगातार छल से छला जा रहा है और जहां उनको जंगल, जमीन, जमीर, जीवन लगातार छीने जाते हैं। अपनी धरती पर धीरे धीरे प्रवास होने का मार्ग और सहसा अपनी व्यवस्थापक के खिलाफ संस्थानिक हिंसा ने उनके संघर्ष की बेचैनी को प्रस्तुत कविता में सघन रूप में स्पष्ट किया है। इसमें प्रखर इतिहास बोधक और चेतन समकालीन दृष्टि से यह विमर्श काव्यात्म का उन्मुख नहीं हो करता। वह उसमें कुछ इस तरह अनुकूलित हो जाते हैं कि कविता का सौंदर्य और निखर कर सामने आता है और उसकी धार तेज हो जाती है। अंततः यह दृश्यव्य है कि प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज के लोगों के रंग से भीगी हुई होती है। मतलब ये पूरा जो कविता है ये आदिवासी जीवन पर है। इसका 7वां और आखिरी भाग है कवि की खोज। कवि की खोज, इसमें कवि ने आरंभ में ही कवि ने यह स्पष्ट किया है कि एकलव्य की कथा सुनकर वे हमेशा इस उधेड़बुन में रह जाते थे कि द्रोण को अपने अंगूठा दान करने के बाद उसकी तीरंदाजी कहा गई। क्या वह उसी तरह का तीरंदाजी बना रहता था? उसने तीरंदाजी ही छोड़ दी। उसकी परंपरा का विकास आगे कहाँ हो जाता है या होता है या नहीं, इसके आगे की कथा का जिक्र उन्होंने कहीं नहीं सुना। लेकिन अब जब कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो महसूस करते हैं कि रंगों में सखरित कला किसी दुर्घटना के बाद एक बारंगी समाप्ति हो जाती है। एकलव्य ने अपना अंगूठा दान करके बाद तर्जनी और मध्यमिका अंगुलियों के सहारे तीरंदाजी का अभ्यास किया, क्योंकि पुनः ऐसा ही प्रमाण उड़ीसा में सीमावर्ती झारखंड में सिमडेगा जिले के मुंडा आदिवासियों में दिखाई देता है। इस संबंध में वह स्वयं प्रमाण है कि वो कहते हैं कि वहाँ के मुंडा आदिवासी अंगूठा का प्रयोग किए बिना तर्जनी और मध्यमिका अंगुली के बीच में से कमान फंसाकर तीरंदाजी करते हैं। रही बात उनके निशाने की, तो वह इस सवाल उठाना मूर्खता होगा। अंततः कवि कहते हैं कि उनके लिए कविता एकलव्य की खोज है और यह कविता इस तरह एकलव्य से एक संवाद होती है। इस कविता का एक निष्कर्ष है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जाता है कि प्रस्तुत कविता के द्वारा आदिवासी समाज के वास्तव स्थिति का स्पष्ट वर्णन किया। आज हमने इस कविता का परिचय, कविता का सार और एकलव्य से संवाद, इस कविता का विहित युग चेतना यथार्थ चित्रण हमने देखा। उसमें हमने कविता की प्रास्ताविक युग चेतना का यथार्थ चित्रण, उसके बाद अस्मिता मूलक विमर्श, अनसुलझा सवाल, आदिवासी जीवन की आलोचना, संवेदना का रूप, उत्तर औपनिवेशिक भारत का चित्रण, कवि की खोज इस तरह का, और बाद में निष्कर्ष। ये सब कविता की जानकारी हमने भावार्थ से ली है। आप भी यह पूरा अच्छे से पढ़िए, समझिए और जो भी भावार्थ आपको समझ आए हो वो आपके हिंदी के कापी में लिखिए। इसके आगे की जो भी स्वाध्याय कृति है, ससंदर्भ वाक्य के लिए रचनाएं, यह हम अगले सेशन में देखेंगे।